नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और मतदान को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 64.82% मतदान जो है अब तक हो चुका है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा 71.45% मतदान हो चुका है और सबसे कम दौसा में 55.63% मतदान। और झुंझुनू सीट पर जिस तरीके से अभी आंकड़े सामने आए हैं 61.80% मतदान, तो ये जानकारी मिल रही है। और मतदान को लेकर के बड़ी खबर है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। मतदान को लेकर के जो लगातार अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो 69 प्रत्याशी हैं 7 विधानसभा सीटों पर, उनके भाग्य अब ईवीएम में कैद जो है वो किया गया। और आपको बता दें कि 23 नवंबर को अब मतगणना के साथ जो पिटारा है वो खुलेगा और परिणाम सभी के सामने होंगे। हार जीत का जो फैसला है वो 23 नवंबर को होगा, लेकिन जो लगातार कोशिशें हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से की गई थी। अपने अपने स्तर पर उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान अपने मुद्दों को रखा, लेकिन अब जनता को तय करना है कि आखिर वो किस तरफ जाना चाहती है। आखिर किन के मुद्दे ज्यादा जनता को अच्छे लगे हैं, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो वोट करना चाहते हैं, ये सभी चीजें इस दौरान सामने आई हैं। तो कई तस्वीरें आज सामने आई। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे वोट करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें यह भी साफ हुआ कि न सिर्फ महिलाएं बल्कि युवा और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोट किया। हालांकि जब पहले के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो उसमें जो है अभी तक उतना जो आंकड़ा है वो मैच नहीं कर पाया, लेकिन बड़ी कोशिश थी क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बड़े स्तर पर की गई थी। लोगों को जागरूक तक किया गया था ताकि लोग जो है वो बड़ी संख्या में वोट करें। वहीं राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और मतदान अब संपन्न हो गया है। और 69 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जो 23 नवंबर को मतगणना के साथ खुलेगा। परिणाम घोषित होंगे और जीत हार का फैसला 23 नवंबर को होगा, लेकिन मतदान प्रतिशत के अब तक के आंकड़ों और पोलिंग बूथों के नजारे ने काफी कुछ कह दिया है। और बीजेपी ने मतदान की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित किया और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लिया। चुनाव में 8,928 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे। सर्वाधिक 1452 कर्मचारी सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 1068 कर्मचारी 84 क्षेत्र में लगाए गए। 1122 जगह की लाइव वेबकास्टिंग रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्र 84 में लोग नाव से टापू पार कर मतदान करने के लिए पहुंचे। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इसी से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आई है। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यह साफ हो रहा है कि ये पूरी जो वोटिंग है उसमें बहुत हद तक लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। और साथ ही जो कैंडिडेट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो हैं वो इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे। उन्होंने कोशिश यही की कि सभी लोगों को अपने अपने पक्ष में लाया जा सके। आपको बता दें कि ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। उदयपुर, सलूम्बर, टोंक, झुंझुनू, दौसा और अलवर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग जो हैं कतारों में सुबह 7 बजे से, क्योंकि वोटिंग की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद से ही लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया में अपना साथ निभाया। और चलिए इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गोविंद पटेल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत में प्रकाश सर आपसे ही कर रहा हूँ,
एक चीज सर इसमें इस पूरे चुनाव के दौरान दिखाई दिया 7 सीटों को लेकर के कहा गया कि हरियाणा वाला फैक्टर कितना काम करता है, अलग अलग मुद्दे थे और इस पूरे चुनाव के दौरान मूंछ की जो पूरी लड़ाई है वो मूंछ तक आ गई। कीवसर के अंदर तो खुद मंत्री साहब ने कह दिया कि भाई अगर जिता दो, नहीं तो देखिए मूंछ मैं मुंडवा लूंगा। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट हैं, ऐसे जो बातें हैं, या अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से, और आपको क्या नजर आ रहा है, ये ग्राफ किस तरफ जा रहा है? देखिए, राजस्थान में जो 7 सीटों पर बाई इलेक्शन का संग्राम दिखा, उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे दिवाली के पहले जो स्थिति थी, उस वक्त तो चुनाव जो कैंपेन जो था, जो अभियान जो था, वो पूरी तरह से जातिगत आधार पर था। और आप 7 सीटों पर देखेंगे तो वहाँ जातियों की लड़ाई ज्यादा दिख रही थी बनिस्बत इसके ये विचारों की या पार्टियों की लड़ाई की। वहां पर जो है कि साहब जिस यहाँ तक कह रहे थे कि जो दौसा में है वो जनरल सीट है, देखिए। और वहां पर मुरारीलाल मीणा जीत के आए थे। वो वो जनरल सीट से एक एसटी का उम्मीदवार जीता था। तो वहां पर ये बातें चल रही थी कि हमारी जो जनरल सीट है उस पर भी आजकल जो है वो मीणा जाति के लोग आकर के चुनाव जीत जाते हैं, तो हमारा क्या होगा। हम्म। अन्य जातियों की सोच ये थी कि हमारा क्या होगा। तो इस तरह से जो सोच है, इसे आपने देखा होगा कि उनियारा देवली के अंदर है, वहां पर भी एक कांग्रेस के केसी मीणा को खड़ा किया, बीजेपी ने गुजर को खड़ा किया। जो मतदाताओं की संख्या है वो मीणाओं की ज्यादा है वहाँ, और गुजरों की कम है। तो वहां पर ये बोलते थे, ये भी बोलने लग गए लोग कि साहब दौसा में अगर मीणा जीतेगा तो यहाँ क्यों गुजर क्यों नहीं जीते। तो इस तरह की जब बातें पूरी तरह जातिगत दिखा हमें। अब ये है कि जातियों के खिलाफ एक जाति का जो उम्मीदवार है, वो उसके खिलाफ जो है वो हरियाणा की तरह कितने लामबंद होते हैं स्थापित जाति के प्रभुत्व को कम करने के लिए। तो अन्य जातियों के जो वोटर हैं वो किस तरह सोचते हैं, ये इस चुनाव का मुद्दा है। और इसमें अगर देखिए, राजनीतिक मुद्दे तो बहुत कुछ दिखे नहीं इसमें। और 11 महीने की जो सरकार भजन लाल शर्मा की, उसके की समीक्षा करने के लिए भी ज्यादा लोगों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। और ऐसा लगा कि ये चुनाव जो है, ये विकास या राजनीतिक सोच विचार उस सबको छोड़ करके पूरी तरह से जातियों में सिमट गया। हम्म। ठीक है। मैं इसमें शिप्रा जी को भी जोड़ रहा हूँ। शिप्रा जी, एक चीज बताइए कि वोटिंग पैटर्न क्या कह रहा है? है कि जो जब जिस जगह पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जहां कांटे की टक्कर होती है, वहां पर आपको दिखेगा कि पोलिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रामगढ़ के इलाके में, क्योंकि वो इलाका ऐसा है जो पोलराइज रहता है, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने भी एक बयान बीच में दिया था निम्न चुनाव में कि धर्म और जाति के आधार पर जो है रामगढ़ में चुनाव होता आया है। तो वो जो पोलराइजेशन है विचारधाराओं का, उस वजह से मुझे लगता है कि एक तो वो एक फैक्टर रहता है। और जैसा प्रकाश जी कह रहे थे कि अच्छा, कुछ इलाके जो आप देख रहे हैं कि 84 का इलाका है, या दूसरा जो ट्राइबल बेल्ट वाले जो विधानसभा है, वहां पर भी देखिए परसेंटेज जो है वो काफी ठीक है। 64% आप सलूम्बर में दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि जो हमारी एस्पिरेशन है, यानी जो वोटर्स हैं उनकी एस्पिरेशन है कि दे वांट देमसेल्व्स टू बी एक्सप्रेस्ड। तो ये एक तरीका होता है कि किस तरह से आप और हम उनकी नीड, जहां पर नीड भी ज्यादा है, जहां जरूरतें ज्यादा है, जहां तकलीफें ज्यादा है, दुश्वारियां ज्यादा है, वहां पर भी लोगों को मालूम है कि मतदान ही एक तरीका है हमारी अपनी बातें मनवाने का, हमारे विकास के जो काम है वो भले ही देखिए डिस्कोर्सेस पे, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में भले हमें नजर नहीं आते हैं। जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके डिस्कोर्सेस में जिस तरह की बातें नजर आती हैं वो तो डिसअपॉइंट करती है हमें कि वहां पर विकास के मुद्दे गायब हैं, वहां कोई इस तरह की चर्चा नहीं है, डिबेट नहीं है। लेकिन लोग जब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके सीधे सीधे मायने यही होते हैं कि वो विकास के मतलब जहां जो दूसरे फैक्टर्स तो होते ही हैं, अनफॉर्चुनेटली चुनाव में जो जाति धर्म है वो फैक्टर्स होते हैं,
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग इसलिए भी निकल के आते हैं। और महिलाओं की संख्या जब आप देखते हैं तो महिलाओं के लिए एक मौका होता है, महिलाएं हमेशा सेलिब्रेट करती हैं इस तरह के, चाहे डेमोक्रेसी का फेस्टिवल भी हो तो उसे फेस्टिवल की तरह ही मनाने का। तो मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन यही है इस चुनाव में, क्योंकि ज्यादातर जगह जो मैं आपकी स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि 60 से ऊपर परसेंटेज है। दौसा और टोंक का मुझे नहीं दिख पा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। भले एक ओवरऑल देखिए उपचुनाव जो होते हैं तो बहुत एंथुजियाज्म पूरे स्टेट में उस तरह से नहीं होता है। हाँ। और वो उस वजह से भी नहीं होता है क्योंकि सरकार फॉर्म नहीं करनी है आपको, सत्ता में जो पार्टी है वही रहने वाली है। और जो क्योंकि वो 5-7 सीटों से 7 सीटों पर जो उपचुनाव है उससे कोई उनका गणित अच्छा, ये भी एक माइंडसेट रहता है कि भाई इसमें अगर कोई एक आध सीट इधर उधर आगे पीछे हो जाए और उसमें पूरी विधानसभा का गणित बिगड़ जाए तो हाँ, लोगों का उतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है फिर, है ना? बिल्कुल। और इन चुनावों में ये भी है, मुझे लगता है कि जहां जहां हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ जगह लोगों ने बहिष्कार भी किया है चुनाव का, जैसे कि हर बार चुनाव में होता है। तो वो मुझे लगता है कि वो चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट करने की हैं इस चुनाव के माध्यम, चाहे उपचुनाव के माध्यम से ही, कि जो लोगों की दबी हुई बात है, जो कि हमें नेचुरल कोर्स में ब्यूरोक्रेसी को पता होनी चाहिए, सरकारों को पता होनी चाहिए। 11 महीने अगर सरकार के हो गए और अभी भी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आएगा और हम बहिष्कार करेंगे तो हम बता पाएंगे सरकार को कि हमारी तकलीफ क्या है। देखिए ये जो तरीका है ना सरकारों का, ये मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल सिरे से बदलने की जरूरत है। क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा दर्जन भर ऐसे गांव थे, दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके थे जहां लोगों ने या तो बहिष्कार किया या विरोध किया चुनाव का। आज देवली उनियारा में भी देख रहे हैं, तो दूसरी जगह भी सलूम्बर में भी हम देख रहे हैं कि लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहिष्कार कोई लोकतंत्र में हम ये मानते हैं कि कोई तरीका नहीं है कि लोग अपने एस्पिरेशन ना जता पाए और उसका बहिष्कार करें। मतदान तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर सरकार, उनके पास अगर कोई विकल्प नहीं छोड़ती है सरकार कि कैसे बताएं हम अपनी बात, कैसे हम इतनी सी बात कि हमारी पंचायत को कहाँ, हमारे गांव को किस पंचायत में शामिल होना, ये इतनी छोटी सी बात क्या है। क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज का जो पैटर्न अभी थोड़ा सा कम जो ग्राफ दिखाई दे रहा है विधानसभा के मुकाबले, तो कमी ये नाराजगी तो नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि बाई इलेक्शन में होता ही एक टेंडेंसी बनी रहती है कि भाई उतना एग्रेशन के साथ लोग खुल करके नहीं आते हैं, वो इंटरेस्ट उतना नहीं नज़र आता है। वही जैसा आपने बताया भी कि भाई अगर टफ फाइट है, कहीं कांटे की टक्कर है, या फिर ऐसा है कि वहाँ की पूरी असेंबली के अंदर इससे चुनाव से कोई बदलाव नज़र आता है, तो उसके बाद इसमें नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं इसमें ज़रा गोविंद जी को भी जोड़ लेता हूँ। गोविंद जी, एक चीज़ बताइए, इस पूरे चुनाव के दौरान आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दिया? देखिए, जो हमारी पार्टी का मुद्दा था वो तो आम जन के हितों का जो मुद्दा है वही है। बिजली है, पानी है, सड़क है, ये मुद्दा हम लेके चल रहे थे। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सरकार ने जो 11 महीने का, इस सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उस 11 महीने के दौरान इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे जनता को ये लगे कि जनता के हित में कोई काम हुआ हो। आप देखिएगा इन्होंने क्या किया, सरकार बनते ही इन्होंने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया, ये कह के कि साहब ये तो कांग्रेसी है। तो आप बताइए, क्या 5,000 कांग्रेसी, हमने 5,000 कांग्रेसियों को रोजगार दिया था क्या? वो तो युवा थे, बाकायदा इनको एक चयन प्रक्रिया के तहत इनको रोजगार दिया गया था। दूसरी बात हम करें किसानों की, किसानों को न समय पे बिजली मिल पा रही है, न किसानों को खाद मिल पा रहा है। अभी रबी की फसल की बुआई चल रही है और ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, मैं आपको बताना चाहूं क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, किसान इंतजार करता रहता है कि कब बिजली आए और कब मैं अपने खेत में सिंचाई करूं, लेकिन बिजली का कोई समय सीमा तय नहीं है। और ये जिस तरह से बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की, अभी यहाँ पर ये बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इनके प्रदेश अध्यक्ष ने अभी जो बयान दिया था महिलाओं को लेकर, वो भी बड़ा शर्मनाक बयान था। क्या महिलाएं किसी क्षेत्र में कम है क्या? आप बताइए। महिलाएं भी आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। नहीं, तो इन लोगों की बयान में तो हर राजनीतिक पार्टी जो में एक, किसी एक पार्टी के अंदर आप वो तो देखिए खैर आपका बयान काम है, आप कहेंगे बयान कि दिया है, बीजेपी के अंदर ज्यादा है। लेकिन देखिए हाँ। बयान दिया है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसा बयान बताइए जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो चलिए, मैं या किसी अभी को हमारे उससे साथ बीजेपी से तकलीफ प्रवक्ता हुई हो। डॉक्टर चेतन जी राज पुरोहित जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जी चेतन सर, बहुत स्वागत है आपका। जी अब ये बड़ा आरोप लगा दिया गोविंद जी ने। वो कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी में नहीं, कांग्रेस जो बीजेपी है उसके अंदर ऐसे बड़े बयानवीर हैं, हमने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया। गोविंद जी ने बहुत अच्छा बयान दिया महिला सम्मान का। झारखंड में अभी ताजा ताजा बोले हैं सेकंड हैंड, आगे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, ये सारे चैनल पर ठीक नहीं लगेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने टंच, आगे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा चैनल पे। ये लोग बोल सकते हैं, मेरी अंतरात्मा आवाज देती है कि नहीं, महिला के बारे में वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किए थे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने क्या आरोप लगाया था कांग्रेस के नेताओं पर? राधिका खेड़ा जी ने, जिन जिन महिलाओं ने कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर क्या क्या आरोप लगाए, सुमेंद्र जी आपको अच्छी तरीके से पता है। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं भी चली जाए, कांग्रेस का चरित्र रहा। अब आता हूं महिला सम्मान की बात पे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन लेकर आए? हम लेकर आए। 33% आरक्षण देने की बात हमने की। लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम कौन लेकर आए? हम लेके आए। कांग्रेस 65 साल तक नहीं ला पाई, हम लेके आए। अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर, उपचुनाव पर। उपचुनाव पर हमारे मित्र भी बड़ी बात कर रहे थे किसान की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 22,000 किसानों की जमीन नीलाम करा दी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके शहजादे ने कहा था 1 से 10 गिनेंगे और कांग्रेस किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। आपको पता है शुभेंदु जी कितने किसानों के ऋण माफ हुए? नहीं कर पाए, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कहा है, खड़गे जी ने, करे भाई ऐसा घोषणाएं मत कीजिए जहां बजट नहीं है, जहां बजट की पालना नहीं है, अपन पूरा नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है। क्योंकि ये बयानवीर लोग हैं, ये वादे करते हैं, बजट नहीं देखते, बजटरी प्रोविजन नहीं देखते, प्लस माइनस नहीं देखते। यही इन्होंने हिमाचल में किया, यही इन्होंने तेलंगाना में किया, यही इन्होंने कर्नाटक में किया, और आज हिमाचल में वेतन नहीं दे पा रहे हैं कर्मचारियों को। अब आता हूं राजस्थान के चुनाव को। राजस्थान के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, हर चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन में तो विशेषकर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाई इलेक्शन में सरकारें चेंज नहीं होती है। 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, लोग कांग्रेस से त्रस्त थे, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त थे, इसलिए बम्पर वोटिंग करके कांग्रेस को बाहर फेंका, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ले गए। अब हमारे कांग्रेस के मित्र युवाओं की बड़ी बात की, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 22 पेपर लीक किए, जिसने युवाओं की नौकरियां लूटी गई है, मैं तो शब्द इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो एसआई की हो, चाहे वो ईओ की हो, और पेपर लीक करने में तो रिकॉर्ड बनाया कांग्रेस पार्टी ने। एक सेकंड शुभेंदु जी, इन लोगों ने सरकार की छत्र छाया में नेताओं का भरत हस्त प्राप्त, पता नहीं कितने माफिया पैदा किए इन्होंने, खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, स्वास्थ्य माफिया, कितने माफिया कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की धरती पर खड़े किए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को राजस्थान ने विदाई की है। ठीक है, अब जरा एक रिएक्शन भी ले। लास्ट बात कहना चाहता हूँ, लास्ट बात। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो वादे हमने किए थे संकल्प पत्र में, मैं आपको अगर गिनाने लगूंगा तो आपका कार्यक्रम पूरा, लेकिन एक दो बात मैं आपको बताना वो तो खैर अब हमने जनता वादा तय किया था कर पेट्रोल चुकी है। डीजल। शुभेंदु जी, ठीक है, इस पर जरा, हाँ गोविंद जी हमने वादा बताइए किया था बताइए, आप रिएक्शन दीजिए, बताइए। ये गोविंद जी अपने बताइए। संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं। इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बाजरा एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन अभी इनकी केंद्र की सरकार कह रही है कि बाजरे के लिए हमारे पास बजट नहीं है। ये किस संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं? इनसे जरा पूछिएगा। और किसानों को आतंकवादी किसने कहा था? किसानों को आतंकवादी किसने कहा था? खालिस्तानी किसने कहा था? अरे बाजरे की बात करते हो, किसने की थी? किसानों की आप बात कर रहे हो, किसानों के किसानों पर अत्याचार केंद्र सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार बाजरे की खरीद के राजस्थान में केंद्र नहीं लगाती थी। इनको बाजरे से नफरत है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बाजरा गरीब लोगों का भोजन है, गरीब किसान पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी में शामिल किया बाजरा को,
और बाजरा को हम किसानों की को बात हमने कर राहत रहे हो। दी है। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है, इन्होंने योजनाओं का नाम बदला है, लेकिन बिल्कुल उससे किया है। आमजन को हमने फायदा नहीं इंदिरा हो रहा रसोई को है। अन्नपूर्णा योजनाओं का रसोई में नाम बदला है। बदलने से आमजन को फायदा नहीं होता। हमने इंदिरा रसोई की हमने बात कर रहे हैं, 450 उसमें ग्राम खाने की की जगह क्वांटिटी 600 इन्होंने ग्राम किया घटा है। दी। हमने ये 22 रुपए खाली आप मेरी अनुदान बात दिया है। सुनिए, ये हमने देखिए किया मुझे है। बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए, मेरी बात बोलिए। पूरी होने दीजिएगा। आप जिस तरह की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे सरकार ने 11 महीने में ये किया। एक काम ऐसा बता दीजिए जिसमें आम जनता को, प्रदेश की जनता का भला हुआ हो। आपके मंत्री जो नाराज होके और कह रहे थे कि मैं मंत्री नहीं हूं, जब प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि आपदा राहत मंत्री चुप होके बैठ गए थे, कहीं नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने भाई को ये तो टिकट दिलाना परिस्थितियां सर था। समय के और साथ आज बदलती हैं टिकट गोविंद मिल जी। गई, अब यही तब आपकी पार्टी के आज अभी टिकट जिन मिल गई नेताओं तो को वो आप ये आगे बढ़ा रहे हैं ना, जब आप याद ये कहाँ कीजिए ले जा कि रहे हैं? जब ये गहलोत कहाँ ले जा सरकार, रहे हैं? जब ये गहलोत पूरे गहलोत बहस साहब की कहाँ ले सरकार जा थी, रहे हैं? तो आप ये उस वक्त पुरानी आप पुरानी देखिए, बातें याद बोल रहे हैं। कीजिएगा पुरानी पुरानी कि बातें, नई बातें क्या है? 11 सचिन महीने पायलट को नई बातें कर दी क्या क्या आपने। कहा गया था। पूरा पूरा पूरे बहस को जो है हाँ एक सार्थक हमें हमें पूरे हाँ बहस को कोई कुछ ऐसा बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज की बात करें, आज बाई इलेक्शन हुए, वोटों पर बात करनी चाहिए। आप पुरानी बातों को कर रहे हैं, हाँ गोविंद जी भी कर रहे हैं हाँ। अच्छा, और इसमें ठीक डॉक्टर है। साहब भी कर हाँ, रहे हैं। यही बात है कि हमें थोड़ा सा ये क्या आगे बढ़ बात करके सोचने की जरूरत है। है? अच्छा, ऐसा है इसमें, अच्छा प्रकाश सर, कि एक चीज है इस पूरे चुनाव के दौरान, एक चीज और नजर आई है कि महिलाओं को, पहले जो महिला वोटर थी, अब वोट बैंक के तौर पर भी दिखाई दी है, और इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में महिलाओं को लेकर के बहुत कुछ है। देखिए, अब महिलाओं को अब अलग तरीके से हर राजनीतिक पार्टियां देखना चाहती हैं। हमारा इसका ज्वलंत उदाहरण जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, वो शिवराज सिंह जी ने महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए बजट के अंदर, और उनके लिए कल्याणकारी जो योजनाएं शुरू की, उसे उसके लक्ष्य आप देखिए, उसको आप देख सकते हैं आज महाराष्ट्र में। लड़की, महिला लड़की, इस पे जो है कोई कह रहा हम 1500 रुपये महीना देंगे, कोई कह रहा 2000 देंगे, कोई 3000 तक की बात पहुंच गई। अब बजट में पैसा है या नहीं है, लेकिन लोक लुभावन। आपको आज जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो इसमें यह है कि महिलाओं को आपको अलग तरह से लुभाना पड़ता है। परिवार को अलग तरीके से, महिलाओं को अलग तरीके से, युवाओं को अलग तरीके से, और सारे परिवार को लेकर के जो है उसको, जैसे आयुष्मान योजना है और है चिरंजीवी योजना, उस तरह से लुभाना पड़ता है। तो महिलाओं का, क्योंकि वो बड़ी संख्या में वोट देने जाती हैं आजकल, और उनकी सोच भी अलग होने लगी है, जो जो एम्पावरमेंट का जो लक्षण दिख रहे हैं, उसके अंदर महिलाओं को, आपको उनको अलग तरीके से सोचने का मतलब जो है राजनीतिक पार्टियों को अलग तरीके से सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि महिलाओं को अलग तरीके से आपको लुभाना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आज वो है पूरे चुनाव के अंदर, जो वो लड़की और महिला, वहां उनको क्या मिल रहा है, लड़की को क्या मिल रहा है, महिलाओं को क्या मिल रहा है, इस बात पर। और ये इसी हिसाब से वोट भी पड़ेंगे। अब आप देखिए, अगर 40%, 45 और 50% वोट अगर महिला पहुंच गई, तो आप वो नतीजे बदल देती है। जब वो नतीजे बदलने की स्थिति में, तो अब राजनीतिक पार्टियां उनको अब इग्नोर नहीं कर सकती, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। उनके लिए आपको अलग तरीके से कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे, और उनको अब एम्पावरमेंट की बात हो, सशक्तिकरण की बात होती, महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, तो ये सब जब बात आती है, तो महिलाओं का जो राजनीतिक प्रभाव है वो भारत, न सिर्फ राजस्थान, पूरे भारत में दिखने लग गया है, और आपको अलग तरीके से उनके सोचना पड़ेगा। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो जिस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, वो है लड़की और महिला। ठीक है, मैं इसमें शिप्रा जी को जोड़ देता हूँ। शिप्रा जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? लेकिन साथ ही साथ इस ट्रेंड को, बदलते हुए ट्रेंड को आप किस रूप में देख रही हैं? और साथ ही राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या जो जातिगत फैक्टर है वो ज्यादा हावी रहा है? देखिए, दो पहली चीज जो आपने महिलाओं वाला मुद्दा कहा, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि लोकसभा के चुनाव हो, पिछले विधानसभा के चुनाव हो, उससे पिछले लोकसभा के चुनाव, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि जो वोटिंग परसेंटेज है राजस्थान में खासतौर से, वो महिलाओं का ज्यादा रहा है पुरुषों के। तो पहली बात तो
महिलाएं जो है अपने बूते, कोई किसी की खैरात देने के लिए नहीं बैठी हैं महिलाएं कि आप उनको ये बांट देंगे, फ्री में ये बांट देंगे और वो आपके काबू में आ जाएंगे। उनका अपना अपना सोच है, वो बाहर घर से निकलती हैं तो अपना सोच जाहिर करने के लिए वोट के माध्यम से। तो ये राजनीतिक पार्टियों की मेहरबानी नहीं है, ये उनकी जरूरत है कि वो महिलाओं की जो अपेक्षाएं हैं उन पर वो खरा उतरे। ये महिलाएं बाध्य कर रही हैं उनको। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में अगर हम देखेंगे, अगर उनकी मौजूदगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो वो पिछली विधानसभा के मुकाबले कम हुआ है। ये हमारे लिए कोई बहुत आगे जाने की बात नहीं है कि महिलाएं अपनी एस्पिरेशन दिखा रही हैं, वोटिंग के माध्यम से अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं। स्कीम्स पहले भी थी, वसुंधरा जी के टाइम भी थी, क्योंकि कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, महिलाओं के बगैर विकास की परिकल्पना संभव ही नहीं है ना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जाति के आधार पर जो चुनाव लड़े जाते हैं उसको लेकर हम कितनी भी थेरेटिकल बहस कर लें, मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं होती हूँ कि मीडिया का भी उसमें भूमिका होती है कि हम ये जो डिवीजन है सोसाइटी का, अगर हम इसको देखें कास्ट सेंसस के नजरिए से, तो एच एस रिजली जो थे ब्रिटिश काल में, उन्होंने सबसे पहले कास्ट सेंसस की परिकल्पना पर काम किया। मतलब एक डेलिबरेट प्रयोजन था कि कैसे पूरे भारतीय समाज को डिवीजन क्रिएट किया जाए, सेंसस का जरिया उन्होंने बनाया। और उसी थॉट प्रोसेस को हम आज पॉलिटिकल टूल के जरिए, और तब नेहरू ने भी कहा था और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी, गांधी ने भी ये कहा था कि अगर आप इसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दौर में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत बड़ा एक जरिया हो जाएगा समाज को और बांटकर अपने हक में करने का। तो जाति के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है ये आज के दौर में भी कि हम जाति से परे विकास के मुद्दों पर आज हम उस तरह से नहीं बात कर पा रहे हैं। नहीं, लेकिन ताना बाना इतना जबरदस्त बुन चुका है कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? मैं और सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। बिना देरी किए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले इस पर एक बात कर रहा हूँ, इससे पहले क्योंकि शिप्रा जी से हम इस पर बात कर रहे थे कि भाई अलग अलग जातियों के अंदर बट कर के जो ये पूरा जो समीकरण होता है, ये क्यों आखिर इतना हावी है, इसको लेकर के थोड़ा सा मैं एक बात कर लेता हूँ प्रकाश जी से। उसके बाद मैं बाकी पॉलिटिकल जो हमारे मेहमान हैं चेतन जी और गोविंद जी, उनके पास जाऊँगा। प्रकाश जी, इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए कि भाई क्यों आखिर इतना मजबूत हो चुका है ये ताना बाना जातिगत तौर पर कि इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और एक तरफ जब प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री कहते हैं बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, तो ये जो नारे हैं ये बार बार ये बताते हैं कि भैया आपको एकजुट रहने की जरूरत है, लेकिन इसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां ये कह करके आरोप लगा देती हैं कि साहब ये तो मतलब आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। साहब कौन बटेंगे और कौन कटेंगे? हाँ, सवाल ये है कि कौन बांटता है, कौन काटता है, और जो बढ़ता और कौन बढ़ता है और कौन कटता है, ये तीन बातें हैं। ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से चलती हैं। ये जो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से जो जातिगत जो समीकरण है वो हमारे देश के अंदर, न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर स्थिति ऐसी है कि वो बदल नहीं पा रही। बड़े शहरों में जरूर जो ऐसा देखा जाता है, बड़े शहरों में जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर लगता है कि जातिगत प्रभाव इतना नहीं है, लेकिन जातिगत हिसाब किताब जो है उसमें कहीं ना कहीं आज मतदाता भी फंसता है, राजनीतिक पार्टियां उसे फंसाती हैं, कैंडिडेट उसे फंसाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तो सोच रखना कि जातिवादी पर विश्वास नहीं करें, और सवाल आता है कि सबसे बड़ी बात जो उपयोग होता है, जो जातिगत मामले होते हैं, जातिगत हिसाब किताब हुआ करता है, ये जातिगत सोच जो होती है वो अंततः बैलेट पेपर पर ही निर्भर करती है, और उससे आदमी बच नहीं पा रहा है। ये हमारा अब एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमने एक छोटी सी बात जो देखी हरियाणा के अंदर, वहाँ ये था कि स्थापित जो जातियां हैं, जो जैसे वहाँ जाट समुदाय पर स्थापित जाति मानते हैं, राजनीति में जो उनका प्रभाव है या उनका जो वर्चस्व है वो देखा गया कि वो पिछले 30-40 सालों में जो उस पर बदलाव आया। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने क्या कि गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया, खट्टर साहब को। उसके बाद जो है वहाँ थोड़ी सी हवा बदली तो वहाँ जो त्रस्त जो वर्ग हो गया वो जाट हो गया, और जाटों के ये हो तरह से कि सब हमारे साथ पावर छीन गई। जब वो पावर छीन गई तो इसे कांग्रेस ने इसको भुनाने की कोशिश की,
तो अन्य सारी जातियां जो है वो कांग्रेस एकजुट हो के गई। विरुद्ध हो गई, और नतीजा आप सामने देखिए, हारी हुई जीती हुई जो बाजी थी वो हरियाणा में कांग्रेस, एक बात खाली जाट फैक्टर को लेकर के वो कांग्रेस हार गई। हम्म। तो सवाल ये है कि इसके अलग अलग तरीके सोच विचार जो है थोड़ा नहीं तो ऐसा वही ना, लगता है बात तो यही है ना अचानक सर, बदल रहा है। अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो ये जो नारा है, ये क्या एक पॉलिटिकल नारा है? मैं इसमें जरा मैं चेतन जी को जोड़ता हूँ। चेतन जी, क्या ये एक पॉलिटिकल नारा है, या फिर ये सभी असल मायने में सभी जातियों को एक साथ रहने के लिए ये कहा जा रहा है? और अगर एक साथ होती हैं तो ये भी पता चल रहा है कि किसको फायदा है। जातियां कोई एक साथ तो होती नहीं, कभी नहीं हो सकती। हाँ तो चेतन जी। कारण है कि वोट मान्य वोट वोट वो पार्टियां जो है नुमाइंदे अपने खड़े करती है जाति के आधार आधार हाँ पे। हाँ जब ठीक है। आप राजनीतिक सोच ही आपकी नहीं बदल रही है, ठीक है। तब आप बीजेपी ने हिम्मत दिखाई, अरे हाँ हरियाणा के अंदर गैर जाट को वो मुख्यमंत्री बनाया। हाँ की सोच जो है ठीक वो है, ये गहराई वाली बात है। मैं पार्टी की, इसमें सर मेरा जरा तो चेतन जी से सवाल था। फिर उसको कायम रखा, हाँ उसको कायम रखा। हाँ खट्टर खट्टर को जो हटा को जो हटाया, हाँ। उसके बाद एक ओबीसी वाले को लेके आया, सैनी को लेके आया, हम्म। उन्हें उन्हें बनाया, किसी जाट को तो नहीं बनाया। हाँ तो ठीक है, जाटों का ये एक जो फैक्टर था, ये एक फैक्टर था जो जो एक काम भी किया। मुद्दा अच्छा, है उनकी कि तो हमारे उनकी। पास राज हुआ करता था, आज हमारे पास राज नहीं है। हाँ इस तरह राजाओं की सोच हुआ करती, महाराजाओं की सोच, कभी हम यहाँ राज करते थे, ये सारी जमीन हमारी थी, सारे जहां हमारा था, और सारे लोग ये प्रजा हमारी थी। तो उनकी जो सोच थी वो कुंठा दिखी। उस कुंठा को कांग्रेस ने बुलाने की कोशिश की तो उल्टा पड़ गया। हाँ देखिए आप, जो स्थापित जातियों के खिलाफ आप देखेंगे कि ये स्थापित जातियां हैं, उनके खिलाफ एक जो जो मनोदशा है आम नागरिकों की, आम मतदाताओं की, उसमें अलग अलग तरीके से बदलाव आ रहा है, बदलाव आ और रहा है। आएगा ही। आप ठीक है। देखिएगा एक जाति का वर्चस्व बहुत कम रहने वाला है, तो समय के हिसाब जातियों का जरूर होगा, मैं नहीं कह सकता। ये ठीक है। जातियां अगर 90,000 80,000 अगर मतदाता मेव जाति के रामगढ़ में हैं हाँ तो हैं। ठीक है। तो सवाल ये है कि एक तरफा पढ़ेंगे। ठीक आपने है। देखा नूह के अंदर 75,000 80,000 से जीत गए, हाँ जहाँ मेहू की आबादी बहुत ज्यादा, दूसरे लोग वोट ही देने नहीं आए। हाँ ये असर तो रहेगा, लेकिन ये असर ऐसा लगता है धीरे 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 इसका प्रभाव होगा। ये जो स्थापित जातियां होंगी हाँ। उनके खिलाफ आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जाति होगी, जो स्थापित जाति बहुत ज्यादा स्थापित उनका उनका वर्चस्व। ठीक है। राजनीतिक पैसा रखने वाली पार्टी है, हाँ उन व्यक्तियों को उसको मजा चखाते के लिए अन्य जातियां लामबंद होंगी, उन्हें हराएंगी। हाँ, और ये हरियाणा में बड़ा फैक्टर भी काम आया था। खैर, मैं प्रकाश सर मैं वापस लौटता हूँ। चेतन सर, एक चीज़ ज़रा जल्दी से बताइए इस पर कि क्या इसका मतलब क्या है फिर, कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल नारा है, या असल में जातियों को एक करने का मसला है? और इससे अगर एक होती भी हैं तो क्या इससे किसको फायदा, ये सबको पता भी है? शुभेंदु जी, ये पॉलिटिकल नारा नहीं है। आप भारत का इतिहास देखिए, विरासत देखिए। संयुक्त परिवार की परिकल्पना साकार भारत के अंदर होती थी, राजस्थान में तो विशेष रूप से होती थी। और बुजुर्ग लोग कहते थे घर में सब साथ रहें, एक रहे, साथ रहेंगे तो मजबूती होगी परिवार की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को संदेश दिया है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। नेक इसलिए रहेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का अनुभव, उनका बीता हुआ पास्ट, उन अनुभव से वो लोग बच्चों को बताते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही संदेश भारत। लेकिन रामायण में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु को रतिन देखी तैसी। कांग्रेस का चरित्र रहा तुष्टीकरण की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल 4 ही जातियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गरीब नंबर 1, महिला, युवा और किसान। हम 4 जातियों के अलावा 5वीं जाति भारत के अंदर नहीं मानते हैं, और उसी के ऊपर हमारा संगठन चलता है, उसी के ऊपर हमारी नीतियां बनती है, उसी के ऊपर हमारे कार्यक्रम बनते हैं। अब जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो हम हमारे कार्यक्रम लेकर जाते हैं। हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जाते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि एक बताइए आप, मैं बताना शुरू करता हूं आपको। सबसे पहले युवाओं को रोजगार, 28,000 से नहीं, अब तो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस हाँ, पार्टी के चलो प्रवक्ता ही मैं नहीं जाना जाता हूं, चाहते हैं। मैं नहीं खैर, जाता हूं, लेकिन मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर वापस वहीं आता हूं। हाँ एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या गलत है? सेफ रहेंगे। क्या भारत के नागरिक अगर संगठित रहे, मुट्ठी के बीच के रहे, एक साथ रहे, तो क्या इसमें कोई खराबी नजर आती है? मेरे को तो कोई खराबी नजर नहीं अच्छा, आती है। एक मैं तो सवाल मेरे मैं इसी परिवार से में भी जुड़ा हुआ रहता हूं। आपसे करना चाह रहा हूँ चेतन सर।
ये हमने ये जो नारा है वो अलग अलग स्टेट में उठता हुआ दिखाई दिया, लेकिन राजस्थान में इसकी कोई हवा नजर नहीं आई, क्यों ऐसा? हवा का तो प्रश्न नहीं है, ये एक आदर्श स्थापित करना है। राजस्थान में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, एक रहना चाहिए। शुभेंदु जी, हाँ। आपके परिवार में आप कल्पना करते होंगे अगर आप 5 भाई है तो एक चूल्हे पे भोजन करें, और ये होता है राजस्थान के अंदर, गांव गांव, ढाणी ढाणी में, शहर में होता है ये। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नारा है ये राजस्थान में बीजेपी के बताइए कितने नेताओं ने इसका जिक्र किया? मतलब इसकी कोई इतनी ज्यादा हवा नहीं नजर आई। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको मैं नारा भी नहीं मानता, मैं इसको सीख मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश थोड़ी दिया है, उन्होंने कहा आप देखिए, पूर्व पहले के देखिए, संयुक्त परिवार प्रथा को देखिए, उसके क्या बेनिफिट थे। परिवार में जब 5 भाई एक साथ घर के अंदर रहते हैं, बच्चे साथ में रहते हैं, तो उस परिवार की क्या स्थिति है। और 5 भाई अगर न्यूक्लियर फैमिली से किसी फ्लैट में लेते हैं, उसी मोहल्ले में फ्लैट में अलग अलग रहते हैं, तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है शुभेंदु जी। 5 जब साथ रहते हैं तो ताकत पॉजिटिव वे में जाती है, चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। लेकिन अलग अलग रहते हैं, हाँ, तो कुछ भी नहीं होता। इस पर जरा गोविंद जी से भी एक रिएक्शन ले रहा हूँ। गोविंद जी जरा थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि ये जो नारा है ये आपको भी पॉलिटिकल लगता है या आपको लग रहा है कि समाज को जोड़ने के लिए है? जी बिल्कुल ये पॉलिटिकली नारा है, और ये जो बात कर रहे हैं ये उस नारे की बात नहीं कर रहे, ये प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ये बोल रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पे बात कीजिएगा ना आप, वो किसके लिए था। और ये कह रहे हैं कि सभी को साथ रहने का संदेश दिया है, तो साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीच में ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा नारा है, ये कौन सा संदेश है? रुकिए, आप बोल रहे थे, मैं आपकी सुन रहा था। ये कौन सा तरीका हो गया, ये चीज आप बताइए। पहली चीज ये कह रहे हैं कि नहीं हमने ये नारा दिया, और राजस्थान में इनको पता है। देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति सभी सीटों पर मजबूत है, और कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव जीत रही है। रही बात जाति की, आप अभी जाति की बात कर रहे थे, तो वो सभी पार्टियां जिस जाति का ज्यादा वर्चस्व होता है उसी को प्रत्याशी को टिकट देती है, उसी को वहां से चुनाव में उतारती है। ये कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, अन्य दल भी करते हैं। तो ये जो नारा है ये पूरा पॉलिटिकली है, लेकिन इनको पता है कि राजस्थान में ये नारा नहीं चलेगा, इससे अपने को नुकसान होगा, इसलिए यहां पर इनके नेताओं ने उस नारे का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि बीजेपी ने हमेशा यही काम किया है कि जो भी चीज उनके फायदे की होती है उसी को वो लागू करते हैं। ठीक है, मैं इस पे शिप्रा जी को जोड़ रहा हूँ। शिप्रा जी, ये लेकिन क्यों आखिर ऐसा हुआ? ये इस नारे की गूंज यहाँ राजस्थान तक क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं सुनाई दी? राजस्थान तो बदनाम है इस बात के लिए कि जाति की राजनीति जो है, हालांकि देखिए पूरे देश भर की रियलिटी है, इससे हम मतलब इनकार नहीं कर सकते कि पूरे देश भर की रियलिटी है। राजस्थान में क्योंकि हर इलाका हम जानते हैं कि वोट बंटने से लेकर जब टिकट दिया जाता है उसमें भी क्राइटेरिया होता है, और जाति के साथ कितना लेन देन की कैपेसिटी किसी की है ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि टिकट किस तरह से बढ़ता है। अंदरूनी तौर पर, हम जाहिर तौर पर नहीं कहते हैं ये बातें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कार्यकर्ता भी इससे शुद्ध होते हैं। कोई सी भी पार्टी हो जो जेन्युइनली काम कर रहा है अपनी किसी भी पार्टी में किसी भी विचारधारा को लेकर, उसे इस बात की निश्चित तौर पर तकलीफ है कि जाति और पैसा ये हावी हो गए हैं, और जो पार्टी विद द डिफरेंस, कांग्रेस में जो खामियां आई उसी वजह से भाजपा ने अपनी जगह बनाई है। ये जो बंटवारे की राजनीति की उसी वजह से भाजपा जो है वो अपनी रास्ता बनाते बनाते इतनी आगे निकल आई। लेकिन अगर भाजपा भी उसी रास्ते पर चलती हुई दिखती है तो लोग उस बात से कि जिस तरह से आप विचारधाराओं का जो एक क्लियर डिमार्केशन था उसको हटाकर आप जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं लोगों को, जाति की राजनीति कर रहे हैं, पैसों की राजनीति कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो मानसिकता है, शुभेंदु जी आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये नारा चला, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, देखिए जो नेतृत्व में बैठा हुआ, जो टॉप पर बैठा व्यक्ति होगा, जब तक उसकी सोच उस तरह की नहीं होती तब तक वो नीचे परकोलेट नहीं करती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, अगर वहां से वो चीजें आगे पुश होती है तो ही नीचे के पूरा काडर जो है वो उस पूरे सुर में बोलता है।
तो कहीं वो जो कमी है कि किस तरह से उसको शायद ये भी लगा हो कि ट्रांसलेट राजस्थान में उतना ज़्यादा इस नारे को लेकर के इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा या उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो शायद इस वजह से भी इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। खैर मैं इसमें ज़रा प्रकाश सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। प्रकाश सर, एक चीज़ और भी है, देखिए हम अलग अलग आस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं कि भाई हरियाणा का इम्पैक्ट क्या, हाँ इसमें अलग अलग जो नारे हैं उनका इम्पैक्ट कितना दिखाई दिया। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान के चुनाव को लेकर के आपके लिहाज से क्या दिखाई दिया? भाई 10 महीने का, बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो आकलन होगा, जनता अगर जो मैंडेट देगी वो बीजेपी के जो अभी तक का 10 महीने का कार्यकाल है उसका मैंडेट होगा, या फिर हमारी जो पिछली सरकार थी उसके काम का भरोसा यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दिया? देखिए, इस बार कोई मुद्दा मैं बताऊं, बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि इस पहली बार राजस्थान में 7 उपचुनाव हुए और एक ही दिन वो उपचुनाव हुए। 7 पहली बार ऐसा मौका, इतने बड़ी संख्या में, तो विधानसभा के अंदर 7 सीटें खाली हुई। कुछ गुजर गए सदस्य और कुछ लोकसभा के चुनाव में जीत गए, तो जगह जो खाली। उसके बाद देखिए मुझे मुद्दा बनना था, तो देखिए ये एक तरीके से जहाँ 7, अगर 7 विधानसभा चुनाव में, तो मैं समझता हूँ छोटा सा एक मिनी रेफरेंडम सरकार के खिलाफ की, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर एक मिनी रेफरेंडम की तरह की कहीं ना कहीं सोच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका कुछ कारण ये है कि कोई मुद्दा बन ही नहीं पाया। और जो सरकार है, जो भजन लाल जी की सरकार है, आज 10-11 महीने हो गए, आज चुनाव 11वें महीने चुनाव हो रहा है, तो उनको अपनी उपलब्धियां बताने का तो खैर वो उनको हक भी बनता है, पूरा है। लेकिन पूरी तरह से अगर आप देखें तो भजन लाल जी अपने प्रचार के अंदर या बीजेपी के नेता, जिसमें मदन राठौड़ भी हैं और लोग भी हैं, सब लोगों ने कोशिश करी, लेकिन उसका कोई प्रभाव दिखा नहीं। आप देखिए कि आरपीसी की कब होगी, कितने छोड़ेंगे। आज जाकर के अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम 50,000 नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, तो इसका ये है कि आज आपको बताना पड़ रहा है कि हम इतनी नौकरियां देने को तैयार हैं, जबकि ये बातें जो है, तो ये तो 11 महीने पहले के कहने की थी, कहा भी होगा, लेकिन उसका जो पूरे चुनाव के अंदर कहीं ऐसा नहीं कि सरकार की उपलब्धियों का ये ध्यान देखिए, अगर होता तो एक तरफा जाता मामला, लेकिन सरकार की उपलब्धियों को तो गौण किया गया और सारा जो हिसाब किताब हुआ, सारी सोच जो है वो आ गई जाति पे। आप देखिए दौसा में मीणा जीतेगा, इसमें कौन जीतेगा, 84 के अंदर जो है कौन। अब आप देखिए 284 और सलूम्बर के अंदर, वहां पर एक जो बात आई है वो समझिए कि आदिवासी अपने प्रदेश की बात करने गए, वो कहते हैं कि आदिवासी पार्टी जो है वो हमारी पार्टी है और हमारे लोगों के जो है, आदिवासियों की अपनी एक पार्टी होनी चाहिए और आदिवासी प्रदेश की मांग करनी चाहिए। जब पार्टी जब मजबूत होगी तो हमारी मांग भी मजबूत होगी। तो सवाल यह है कि जब तक सोच है कि ये गुजरात का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, राजस्थान के हिस्से के अंदर वहाँ एक आदिवासी प्रदेश की बातचीत चल रही है, तो आप ये सोचिए कि वो जातिगत तो ये है कि वो अब आदिवासियों में हो सकता है 10 जातियां हों, लेकिन हम संगठित होकर के आदिवासी अपनी बात उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं। जिस तरह झारखंड में हुआ था, वो इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ आदिवासी थे, अलग प्रदेश बनाने की बातचीत। ये सब जो है ट्रेंड जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो जातियों में जा रहा है और कर रहा है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये तो मतदाताओं को सोचना अब एक इसमें सवाल ये भी है जातियों से इतना कि भाई इस चुनाव से जीत हार का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कोई समीकरण विधानसभा का बदलता हुआ दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये एक मोरल विक्ट्री होगी बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, अपनी गढ़ बचाने के लिए जो चुनौती है उसको साबित करना होगा कि भाई हम अभी भी मजबूत हैं। तो इसमें मैं जरा चेतन जी से एक जवाब ले रहा हूँ। चेतन सर, जीत हार का तो कोई असर नहीं है ना, समीकरण पर कोई असर पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये नेताओं के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर है। भाई बीजेपी, अब जैसा कहा भी जा रहा है कि जो 10 महीने का कार्यकाल है उसका एक तरीके से ये तस्वीर होगी, उसका ये रिपोर्ट कार्ड होगा। हाँ, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या पिछली सरकार का जो काम था, हालांकि उसका तो
परिणाम पहले ही पता चल चुका है विधानसभा में, लेकिन फिर भी अभी जो नेता हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा है। सचिन पायलट हैं या और दूसरे जो नेता इस वक्त अपनी साख दांव पर लगाए हुए हैं, तो ये क्या उस तरीके का चुनाव है? शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव, कोई भी चुनाव हो, एक चुनौती के रूप में लेती है, उस चुनौती को स्वीकार करती है, उस चुनौती को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके हमारी कमियों की समीक्षा करके कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, बांटो और राज करो। ये इनका आदर्श नारा है कांग्रेस पार्टी का। हमने कहा बंटो मत, एक साथ रहो, नेक रहो। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। ये क्यों कहा है कि देश के अंदर जो बांटो राज करो की राजनीति जो इंडिया गठबंधन चला रहा है, इंडी गठबंधन जो चला रहा है, उसको रोकना है, बंटने नहीं देना है, परिवार को नहीं बंटने देना है, समाज को नहीं बंटने देना है। भारत के नागरिक एक साथ एक मुट्ठी तान करके खड़े हो, ये हमने दिया है। और इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति हो सकती है तो केवल कांग्रेस को हो सकती है, क्योंकि इनका मूल नारा है बांटो और राज करो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया, सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सच्चाई है, सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम चुनाव में कोई ढीलापन छोड़ दें, हम उसमें कोई कमी छोड़ दें। हम अंतिम समय तक, लास्ट वोटिंग तक हम लोग संघर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर एक सिपाही की तरह रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व रात और दिन काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि संगठन को जिताना है, संगठन की ताकत बढ़ानी है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जनता का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। जनता का आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब जनता को लगता है कि नहीं, ये राजनीति पार्टी हम लोगों के लिए काम कर रही है, हम लोगों को राहत दी है। और मैं तो कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जब एक योजना शुरू की थी, इज्जत घर योजना, हर गांव के अंदर, मैं भी एक गांव में बैठा हूँ आज, तो ये लोग हंसी उड़ाते थे कांग्रेस के नेता कि प्रधानमंत्री जी क्या योजना लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की कि हर घर में नल होना चाहिए, ग्रामीण महिलाओं को बाहर नहीं जा, घर में पानी की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। कांग्रेस पार्टी हंसी उड़ाती थी। हम लोगों ने कल्पना की कि घर गरीब के आवास होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने आवास की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन की व्यवस्था की, जिनको भूखा कोई भारत में नागरिक नहीं सोए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, उनको राहत प्रदान करना चाहती है। हमने सौर ऊर्जा के लिए हमने सूर्य घर बिजली योजना शुरू की। हमने 75,000 तक सब्सिडी देने का काम किया है। हर घर में बिजली से सोलर प्लांट लगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिले। हम देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान को विकसित राजस्थान बढ़ाने में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और तो और, जिस पार्टी के नेता अगर सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह दे, जिस पार्टी के नेता सेना के द्वारा किए गए काम को, पुलवामा हो, चाहे बालासोर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोई भी हो, जिसको प्रश्न खड़े किए, भारत की जनता कतई स्वीकार नहीं कर सकती है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और देश के मुद्दे पर। इस पर जरा एक जवाब गोविंद जी से भी ले लेते हैं। एक लाइन। अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायकों ने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 वापस लाने के लिए समर्थन में मत दिया है। ये भारत का नागरिक कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। यही कांग्रेस पार्टी का वो मुद्दा यहाँ थोड़ी उठेगा। देखिए शुभेंदु जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने काम किया है। अगर इनकी सरकार काम करती राजस्थान में, तो इनके मंत्री को जिस तरह से वोट मांगने पड़ रहे हैं कि भिक्षाम देई, उस तरह से वोट नहीं मांगने पड़ते, जनता खुद वोट देती। जनता ने इनका 10-11 महीने का जो कार्यकाल देखा है, उसी के आधार पर जनता वोट करेगी। लेकिन ये उस चीज को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं है कि इनकी सरकार ने काम नहीं किया है। ये सिर्फ वो योजनाएं बता रहे हैं जो अभी इन्होंने लागू करने की बात कही है, लागू नहीं हुई है। और उन योजनाओं में अभी तक पता नहीं दिल्ली से कोई पर्ची आ जाएगी और ये योजनाएं फिर से बंद हो जाएगी या लागू ही नहीं होगी। तो ये तो पर्ची की सरकार है, जिससे मुख्यमंत्री पर्ची से बनाया जाता हो कि साहब मुख्यमंत्री पर्ची से बना हो, वो पर्ची की सरकार तो क्या जनता का भला कर देगी? ये तो सारी चीजें सर नैरेटिव वाली भी कुछ चीजें होती हैं। खैर इसमें इस पर तो हम खैर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक मामला है आपका। सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि इन्होंने 11 महीने में क्या किया है। शिप्रा जी को मैं जरा इसमें जोड़ रहा हूं। शिप्रा जी जरा आखिरी इस पर कमेंट, ये जो वोटिंग पैटर्न है इसको लेकर के भी हमने बात किया।
ये जीत हार का असर तो कुछ है नहीं, लेकिन इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? आखिरी कमेंट। ये देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि ये जो नतीजे आएंगे उससे कोई सरकार बदलने वाली या उसमें कोई उससे फर्क पड़े, ये तो नहीं होने वाला। लेकिन एक टेस्ट जरूर होता है कि आपने 11 महीने में क्या फीलिंग दिया, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन अगर लोगों को भरोसा भी दिला पाते कि वी आर विद यू, हम आपके साथ में खड़े हैं। अब देखिए, आप रैलियों का ही अगर आप शुभेंदु जी हल्का सा जायजा लेंगे कि जो रैलियां हुई, पॉलिटिकल रैलीज हुई, वहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब में क्या क्या बात कर रहे हो, तो पानी की बात कर रहे हैं। और वहां पर भी आपसे अगर जवाब देते नहीं बनता है, तो लोगों की डिमांड तो अभी आप देखिए, छोटे छोटे इलाकों में जाएंगे तो बिल्कुल बेसिक डिमांड है। और कहाँ हम देख रहे हैं कि भारत तो वहां का पर भी तो यही कह दिया जाता है ना कि भाई हमारी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ देखिए, अब अगर इतना, और दूसरी बात जो अब कुछ जो विजुअल्स आपने भी दिखाए, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है उनका रवैया देखिए, उनका व्यवहार देखिए। अब मतलब जनता इतनी कंफ्यूज है, वो कहती है कि हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ा है आप, कौन से लोग हैं जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और राजस्थान विधानसभा का आज भी रियलिटी ये है शुभेंदु जी, 21% जो कैंडिडेट्स है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। और उनका व्यवहार जो है हर चुनाव में, हर जगह ब्यूरोक्रेसी की जो सांठगांठ है, पॉलिटिकल लीडर्स का जो बिहेवियर है, उद्दंडता है, वो हमको ये तो एक केवल एक छोटा सा मौका होता है जो हमें एक झलक दिख जा रही है। असल में क्या कुछ होता होगा उसके पीछे, इसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो सबसे बड़ी चीज अच्छा, ये है इसमें अब जो बड़ी बात थी कि भाई बीजेपी से और कांग्रेस के बीच में कौन से बड़े नेता है जिनकी साख दांव पर लगी है, जीत हार का किसके ऊपर कितना असर हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस ने भी एक स्ट्रेटेजिकली इस तरह से किया कि बहुत जो इनके दिग्गज लीडर्स हैं, वो बहुत चुनावी सभाएं उस तरह से उन्होंने नहीं की है। और उसमें उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा तो हर लीडर ही बड़ा है। तो मुझे लगता है कि वो एक कॉन्डेसेंडिंग अप्रोच तो है कि ठीक है, अभी जहां हमारी स्थिति मजबूत है वहां हम जीत जाएंगे आसानी से, और बहुत ज्यादा उस तरह से उन्होंने उसको फोकस नहीं किया। वहीं भाजपा जो है, देखिए भाजपा एक पार्टी रही है जो मतलब वो जो पूरी स्ट्रैटेजी और जिस तरह से मेहनत करती है, वो हमें पता है कि वो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक वो जिस तरह की व्यवस्था उनकी बनी हुई है, उसमें वो मेहनत उनकी होती है। अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो इस हार का जिम्मेदार क्या सचिन पायलट के ऊपर उनको माना जाएगा? ये ठीक रहा, उनके ऊपर फोड़ दिया जाएगा क्या? हाँ, अब वो रहे रैली में ना रहे, लेकिन देखिए दौसा वाली सीट है, देवली उनियारा वाली सीट है, यहाँ तो जो नतीजे आएंगे वो टेस्टिंग तो पायलट की ही मानी जाएगी। क्योंकि अभी की मौजूदा नेतृत्व जो कांग्रेस का है, वो तो अब आगे का चेहरा बचा। ठीक है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर एक तरफ सचिन पायलट है और दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा साहब है। दोनों के बीच की बड़ी कांटे की टक्कर है। अदृश्य वाली जो है वो कोल्ड वॉर टाइप है कि आमने सामने वो हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनावी मैदान में वो जरूर नहीं है, लेकिन वो पीछे से जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आया। आज वोटिंग हो चुकी है और अब 23 तारीख का इंतजार है जब परिणाम सभी के सामने होंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।